हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे लेसन 16 यानी कि जो अध्याय है 16वां, उसका हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे जिसका नाम है प्रकाश। और हम साइंस के सीरीज में क्लास 8 के 16th चैप्टर तक पहुंच चुके हैं और उसका अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि प्रकाश किस तरीके से कार्य करता है, उसके परावर्तन और आपतन के जो नियम होते हैं, प्रकाश के जो लाइट के रिफ्लेक्शन का यानी कि जो रूल होता है, लॉ होता है, उसको हम देखेंगे। लाइट को हम लोग देख चुके हैं पहले पीछे के क्लास में, तो आप उन सभी वीडियोस को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आँख यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। तो पहला है आँख और दूसरा है प्रकाश, ठीक है। यानी कि इन दोनों के ना रहने पर हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यानी कि आंख रहते हुए भी अगर प्रकाश नहीं रहे, यानी कि अंधेरे में हम चले जाते हैं, तो किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो अब इस पर निर्भर नहीं करता कि वो प्रकाश कैसा है, यानी कि नेचुरल लाइट है कि आर्टिफिशियल लाइट है, या किसी भी आप टॉर्च या किसी भी बैटरी को जला करके आप उसको उत्सर्जित करते हैं यानी कि बनाते हैं लाइट, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता। बस आपको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, और एक ऐसा सरफेस चाहिए, ऐसी ऑब्जेक्ट चाहिए जो लाइट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके, जिसको आप क्या करें, देख सके, आपके आंख पर उसका रिफ्लेक्शन आए और रिफ्लेक्ट होकर रेज आए ताकि उसको आप देख सके। वैसे ऑब्जेक्ट को भी हम नहीं देख सकते हैं जो अपने से क्या करे, प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए लाइट और पूरा का पूरा आपको एक स्वस्थ नेत्र चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। बिना आंख के और बिना लाइट के आप कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, तो हमें चाहिए होता है सबसे पहले यही है कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, यानी कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। वस्तु को देखने के लिए क्या कुछ जरूरत होता है, क्या कुछ उसको दृश्य बनाता है, यानी कि क्या रहे तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और हम मान के चलते हैं कि लाइट नहीं रहे तो हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। लाइट और नेत्र क्या है, हमें किसी भी वस्तु को विजिबल बनाते हैं, ठीक है। तो अगर लाइट नहीं रहे या नेत्र नहीं रहे तो क्या होता है, हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे, चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे, यानी कहे तो पूरी दुनिया को नहीं देख पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या कभी आपने सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्र से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु को हम तब तक नहीं देख पाते हैं, ठीक है, यानी कि तब ही देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करते हैं, यानी कि परावर्तित होकर आते हैं। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है, या तो उनसे उत्सर्जित हुआ हो सकता है या परावर्तित हुआ हो सकता है। वो हमारी आंख तक आते हैं तो ही हम उनको क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब परावर्तन के नियम क्या है, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि जब कोई भी आपतित किरणें आती हैं, यानी कि दर्पण से किसी भी सतह से, यहाँ तो दर्पण का ही दिया है लेकिन किसी भी सतह को आप ले सकते हैं, तो हम यह देखते हैं कि दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। क्या क्या होता है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश की किरणें मतलब टकराती हैं, आती हैं, वहाँ पे गिरती हैं, तो क्या होता है, वह परावर्तित हो जाती हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रेज हम कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और क्या है कि पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब आगे हम क्या देखते हैं कि किस तरीके से दर्पण को निरूपित करने वाली जो रेखा है, उसके उसके बिंदु पर क्या कीजिए, आपतित किरण दर्पण से टकराती है। क्या होता है यहाँ कि दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है, उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। 90 डिग्री से कोण बनाते हुए आपको एक रेखा खींचना है, एक रे खींचना है, ठीक है। एक आपको इस तरीके से बनाना है, इस पर एंगल बीच से, ये दोनों आपतित किरण है, एक ये परावर्तित किरण है। यहाँ पे बीच में आपको एक रे खींचना है, ठीक है, यानी कि एक रेखा खींचना है। अब हम क्या देखते हैं, जब आप खींचते हैं इस रेखा को, तो यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है, यानी कि एक हम नॉर्मल रे खींचते हैं, नॉर्मल रेखा खींचते हैं उस पर। अब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इनके बीच का जो ये कोण होता है, यह एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण है, इनके बीच जो एंगल बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि परावर्तक कोण कहते हैं। अब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापिए, फिर आप क्या देखेंगे, ठीक है।
यानी कि इन दोनों को आपको माप करके देखना है, तो आप क्या पाएंगे कि ये जो दोनों हैं बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं, यह क्या है, अभिलंब है, और ये क्या है, इधर से आपतित किरणें हैं और इधर से ये परावर्तित किरणें हैं। तो ये इन दोनों के बीच अभिलंब और आपतन कोण, आपतित किरण है, इसके बीच का जो कोण बनता है वह बराबर होता है ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण के। ठीक है, तो इस प्रकार से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है, क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि अब देखते हैं कि किस तरह से इसको आप एक रूल में, एक लॉ में विभाजित कर सकते हैं, एक लॉ के रूप में बता सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आपतन कोण क्या होता है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन के नियम में से एक है, यह परावर्तन के नियमों में से क्या है, एक है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये यानी कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक अंग है, एक हिस्सा है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि और क्या नियम होते हैं, और जो नियम होते हैं हम उनको देख लेते हैं कि और क्या इसके नियम होते हैं। अब हम देखते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरणें ये सभी क्या होती हैं, एक तल में होती हैं। ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। ठीक है, यानी कि यह लॉ जो है वो क्या कह रहा है कि द इंसिडेंट रेज, ठीक है, और द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, एक ही तल पर हैं। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक ही तल पर होते हैं, ये आप एक ही सरफेस पर ये होते हैं, ये है। ठीक है, और ये तीनों क्या हैं, एक ही सरफेस पर हैं। तो अब यहाँ एक बॉक्स में दिया हुआ था, इसको हम देख लेते हैं, इसको छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। ठीक है, इसका जो अस्तित्व है वह आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है, एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है, बहुत छोटा सा एक बंडल उसका है वो हमें प्राप्त होता है, जो अनेक किरणों से मिल करके बना होता है। यह किससे बना होता है, ये बहुत सारे किरणों से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रेज शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे किस प्रकार से इसको, हाँ देखिए अब क्या है कि ये आप देख रहे थे कि किस तरह से क्या बनता है, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समतल दर्पण पर ये अनियमित पृष्ठ है, इस पर आपतित समानांतर किरणें हैं, ये यानी कि पैरेलल जो इंसिडेंट रेज हैं उनको दिखाया गया है कि ये कैसे सरफेस पर पड़ती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सरफेस पर पड़ती हैं, और ये रफ सरफेस है, आप देख रहे हैं चिकनी सतह नहीं है। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या है कि इसका परावर्तन यानी कि अनियमित पृष्ठ से परावर्तित किरणों को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यह क्या होता है कि ये किरण ऐसे आती है, फिर यहाँ से चली जाती है, फिर ये इस छोर पर पड़ती है तो इधर चली जाती है। यानी कि इस तरीके से इनका नियम यानी कि सेम होता है, ये रूल फॉलो सेम करेंगे। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि यहाँ से ये किरण आ रही है और यहाँ से ये ऐसे चली जाती है, लेकिन यदि आप इस पर अभिलंब डालेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई और एंगल आर हर समय क्या होंगे, वो बराबर ही होंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आप स्मरण कर सकते हैं कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, जो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनका वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस तरीके से हमेशा हम लोग देखते हैं कि इसका बायां भाग जो होता है दाईं ओर तथा दायां भाग होता है वह बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, यानी कि लेटरल इन्वर्शन बोलते हैं। ठीक है, यह पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। अब हम क्या देखते हैं कि नियम तथा विसरित परावर्तन। ठीक है, जो ये नियमित होते हैं, नियमित तथा जो विसरित परावर्तन है, इनको हम देखते हैं कि ये क्या है, ये नियमित तथा विसरित परावर्तन यानी कि रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार से ऐसे जो परावर्तन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। लेकिन इनको आप देखेंगे जो अनियमित पृष्ठ हैं, ठीक है, ये क्या देखते हैं कि जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदरे, यहाँ आप इसको ध्यान से सुनेंगे कि जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं, यानी कि इनको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं
कि याद रखिए कि विसरित परावर्तन से भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है, यानी कि वो जो एंगल आई और एंगल आर का होता है वो और एक ही तल पे होते हैं, ये सारा नियम क्या होता है, सारा वो फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर क्या होते हैं, अनियमितताओं के कारण होता है। क्या होता है, प्रकाश का जो विसरण होता है वह किस प्रकार से होता है, प्रकाश का विसरण गत्ते यानी कि जो आप खुरदरा वस्तु है उस पर बात हो रही है, जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है, इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन उनको हम लोग बोलते हैं। यानी कि जो चिकने सतह होते हैं, इस प्रकार से जो चिकने सरफेस होते हैं यानी कि नियमित होते हैं, ये क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है। और ऊपर आपका क्या देख रहे हैं, ये जो परावर्तन होता है ये विसरित परावर्तन होता है, जो चिकने सरफेस से नहीं यानी कि रफ सरफेस से होता है, खुरदरे सरफेस से होता है, उसको हम विसरित परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अब हम क्या देखते हैं, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं। अब हम यह देखते हैं क्या है यहाँ पे कि क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं या कुछ और भी कारण है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। हमें क्या होता है कि आपको चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई पड़ती हैं, यानी कि ये जो रिफ्लेक्ट करती हैं रेज को, लाइट रेज को, उसी के कारण हम उनको देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त पिंड कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे अन्य पिंडों के नाम बता सकते हैं। कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि सूर्य है, मोमबत्ती की ज्वाला है, तथा ये जो विद्युत लैंप है ये क्या करते हैं, खुद का अपना लाइट उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इनका प्रकाश हमारे नेत्र पर पड़ता है, इस प्रकार हम इन पिंडों को क्या करते हैं, देख पाते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दीप्त पिंड कहते हैं। तो ठीक है, ये इस तरीके से लूमिनस और नॉन लूमिनस जो होते हैं उनका हम अध्ययन पहले भी कर चुके हैं, उनको आप पीछे के क्लास के वीडियो को देख करके सीख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। सारा वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अब हम क्या देखते हैं कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। जो परावर्तित प्रकाश है उनको कैसे पुनः परावर्तित किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या है, इसको हम समझते हैं। यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, ठीक है। यानी कि जो परावर्तित प्रकाश है उनको हम फिर से परावर्तित कर सकते हैं। अब बाल जो होता है काटने वाले, आप जब जाते होंगे वहाँ पे सैलून वगैरह में, तो वहाँ पे ये क्या होता है आपको देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि बाल कट चुकने के पश्चात जो आपके बाल काटते हैं वो उनको देखेंगे कि अक्सर आपके पीछे एक दर्पण रख देते हैं, ठीक है। तो आप यही बातें बताई गई हैं कि बाल कट चुकने के पश्चात क्या करता है, आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था, आपको ध्यान होना चाहिए। अब इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे, यानी कि पीछे का जो बाल कटता है उसको दिखाने के लिए इस प्रकार से ये फिर से एक आईना पीछे रख दिया जाता है ताकि ये पीछे का भी हिस्सा आप देख सके, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सके। ये आईना आपके पीछे लगा दिया गया है और यहाँ आपको पीछे का भी पोर्शन जो यानी कि जो पीछे के बाल हैं वो दिख जाते हैं कि आपके बाल कैसे कटे हैं और कैसे लग रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि पारदर्शी जो होता है, परिदर्शी जो होता है, यानी कि इस तरीके से जो आपकी इमेज बनती है वहाँ पे दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो परिदर्शी होता है उसमें दो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि क्या आप बता सकते हैं कि दो दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते। अब क्या है, परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से इनको देखने के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब बहु प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि मल्टी इमेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो मल्टी इमेजेस को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टी इमेजेस क्या है, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप को हम देखते हैं पहले कि क्रियाकलाप क्या है। एक्टिविटीज 16.5। तो दो समतल दर्पण लीजिए, ठीक है। यानी कि दो आपको समतल दर्पण लेना है। समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इस पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं पहले के पीछे के क्लास में। तो अब क्या है, दो समतल दर्पण लीजिए, उन्हें एक दूसरे से समकोण बनाते हुए क्या करें, इस प्रकार रखिए कि उनके किनारे
आपस में मिले रहें, ठीक है। क्या करें, इन्हें फिर जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पणों के बीच एक सिक्का रखिए, दर्पण के बीच में अब एक सिक्का रख दीजिए। अब क्या करना है कि आपको इस सिक्के के कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, इस प्रकार से इसको बना करके आप जब देखेंगे, समकोण बना करके देखेंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल पर दोनों को रखेंगे और बीच में सिक्का आप रख देंगे यहाँ पे, तो आपको कितने सिक्के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यानी कि बहु प्रतिबिंब बना सकते हैं आप, ठीक है। ये मल्टी इमेजेस इनका आप बना सकते हैं। अब क्या कीजिए, टेप का उपयोग करके, ये जो आप देख रहे हैं टेप है, उसका उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न कोणों जैसे 45, 60, 120, 180 आदि पर जोड़िए। अब दर्पणों के बीच में कोई वस्तु जैसे मोमबत्ती रखिए। प्रत्येक प्रकरण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या नोट कीजिए। आपको संख्या नोट करने के लिए कहा जा रहा है। अतः अंत में क्या होता है, अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर खड़े कीजिए। देखिए अब मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, इस तरीके से आपको करके देखना है, ठीक है। तो आप क्या देख पाते हैं, तो हम सभी यह सीख लेते हैं कि आप कैसे यानी कि बहुत ज़्यादा प्रतिबिंब बना पाते हैं, ठीक है। तो क्या अब आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि जो केस का प्रसाधक है, वो तो ऊपर की बातें हमने जो पढ़ी थी वो है। अब क्या होता है, जो मूर्ति होता है, ठीक है, बहुमूर्तिदर्शी जो होता है, यानी कि जो ये देखते हैं आपकी कैलेडोस्कोप जो होता है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि कैसे आप बहुमूर्तिदर्शी बना पाते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं कैलाइडोस्कोप, ठीक है, बनाने के लिए क्या होता है, आप क्या करते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से बहुमूर्तिदर्शी जो है वह बनाया जाता है। तो कैलाइडोस्कोप को आप बनाने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, दर्पण की लगभग इतना सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टी को हमें लेना है। अब इन्हें चित्र 16.12 ए में दर्शाए अनुसार एक प्रिज्म की आकृति में जोड़ना है। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए, इनको कस दीजिए, ठीक है। अब सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टी से थोड़ी लंबी हो, ये जो ट्यूब हो वो दर्पण की पट्टी से थोड़ी लंबी हो ताकि उसमें एडजस्ट हो जाए। अब हम क्या देखते हैं कि ट्यूब के सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कीजिए जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए क्या हो, भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो, ठीक है। इस प्रकार से इसको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक छिद्र रख देना है। 3 आकार के जो आप पहले से ही दर्पण काट चुके हैं उनको इस प्रकार से समायोजित कर दीजिए इसमें, इस प्रकार के, और यहाँ पे एक छिद्र रखिए ताकि क्या हो सके, इनको आप देख सके, इनसे हो करके प्रतिबिंब को देख सके, इनसे हो करके उस वस्तु को देख सके। अब डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए क्या करना है कि आपको इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। अब ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों के छूते हुए सुदृढ़ता पूर्वक लगाइए। उनको मतलब दर्पण को स्पर्श करता हुआ आपको एक दृढ़ता पूर्वक इसको लगा देना है। अब इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के कुछ टुकड़े क्या करिए, यानी कि रंगीन चूड़ी के टुकड़े, ये सब आप रख सकते हैं। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कीजिए, जो घिसा हुआ सिरा है उससे आप बंद कर दीजिए। और रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह रहने दीजिए। इनके आप हलचल के लिए, यानी कि उनको विक्षोभ होने के लिए, उसमें एक विक्षोभ पैदा करने के लिए इनको क्या कीजिए, पर्याप्त जगह रहने दीजिए, इनके बीच में गैप रहने दीजिए। अब आपको कैलाइडोस्कोप है वो तैयार हो चुका है। आपका जो कैलाइडोस्कोप है वह तैयार हो चुका है, यानी कि बन करके तैयार हो चुका है। अब जब आप छिद्र से झांकते हैं तो आपको ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। ये जो कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप किसी भी एक पैटर्न को दोबारा नहीं देख पाएंगे। क्या है कि इसमें एक जो पैटर्न है उसको दोबारा नहीं देख पाएंगे आप। प्रायः दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने के लिए तथा कलाकार कैलाइडोस्कोप का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं नए नए पैटर्न के कल्पना के लिए, उनको नया नया पैटर्न क्या होता है उसके विकास करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैलाइडोस्कोप बना सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश श्वेत है कि रंगीन है, ठीक है, यानी कि जो सनलाइट है वाइट है और कलर्ड है, यानी कि यह सूर्य सफ़ेद होता है कि बहुत तरह का होता है। इसका हम लोग क्या कर चुके हैं, बहुत परीक्षण कर चुके हैं। यह क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रंगों से, यानी कि 7 रंग इसमें मिश्रित होते हैं। इनको हम डिस्क के माध्यम से बहुत अलग करके देख चुके हैं, प्रिज्म के भी माध्यम से अलग करके देख चुके हैं। तो आप इनको क्या करेंगे, देख लेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो पीछे के क्लास को आप देख लेंगे। आपने यह भी सीखा है कि इसमें 7 रंग होते हैं, इनको कैसे आप अलग कर सकते हैं, कैसे एक करके दिखा सकते हैं, इनको आप देख लेंगे, ठीक है।
अब क्या है कि हमारे नेत्र की संरचना कैसी होती है, ठीक है, हमारे नेत्र की जो संरचना है वह कैसी होती है कि व्हाट इज इनसाइड आवर आइज, मतलब क्या क्या उसमें हमारे नेत्र में होता है। तो हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। यानी कि नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, इसलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। अब हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है, कैसी है, तो लगभग यह गोलाकार है। अब नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, यह कठोर होता है, ठीक है, बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, कठोर होता है, ताकि क्या हो, यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचा सके, आंतरिक भागों को क्या कर सके, दुर्घटनाओं से बचा सके, कोई अनहोनी हो उससे बचा सके। अब हम क्या देखते हैं कि इसके पारदर्शी अग्रभाग, यानी कि इसका जो पारदर्शी अगला भाग होता है को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं। जो कॉर्निया होता है उसके पीछे हम क्या करते हैं, एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं, जिसे हम परितारिका कहते हैं, यानी कि आइरिस कहते हैं। अब आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस में जो छोटा सा द्वार होता है उसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, यानी कि प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। जो पुतली का साइज होता है उसको हम किससे नियंत्रित करते हैं, परितारिका से नियंत्रित करते हैं, यानी कि आइरिस से उसको हम समायोजित करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। यह क्या है, ऐसा भाग है जो इसको क्या करती है, इसका विशिष्ट रंग यानी कि कलर प्रदान करता है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है। ये क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इस प्रकार से आप इसकी पूरी फिगर को देख सकते हैं, पूरे फिगर से समझ सकते हैं, ठीक है। यह क्या है, परितारिका देखिए आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको वह परितारिका है। यह क्या है, लेंस है। ये आपका पक्षाभ पेशी है, ठीक है। ये क्या है, पक्षाभ पेशी है। तो इस तरीके से पक्षाभ पेशी यानी कि जो सिलरी होता है, ठीक है, वह है सिलरी मसल्स है। इस प्रकार से क्या होता है कि हम यह देखते हैं कि नेत्र किस तरीके से बनता है। और आप यहाँ पे रेटिना देख रहे हैं, ठीक है, रेटिना जहाँ पे आपका प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है, ठीक है। अब यहाँ आप प्रकाशिक तंत्रिका है, ये जो प्रकाशिक तंत्रिका है इसके माध्यम से आप क्या करते हैं, यानी कि ऑप्टिक जो नर्व होता है उससे क्या करते हैं, पूरे सेंसेशन होता है आपके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नेत्र के बनावट को समझ सकते हैं कि किस तरीके से नेत्र है, और यहाँ पे उसकी पूरी जो बनावट के बाद जो भी कार्यविधि है उसको दिया गया है। तो क्या करते हैं हम, अब हम क्या देखते हैं कि पुतली के पीछे एक लेंस है। पुतली के पीछे क्या होता है, एक लेंस होता है। यहाँ आप देख सकते हैं लेंस भी आपको दिखाया गया है। लेंस क्या है, ये है। अब हम क्या देखते हैं कि लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इसको क्या करता है, एक परत पर फोकसित कर देता है, उसको डाल देता है। अब इस परत को रेटिना यानी कि दृष्टि पटल हम लोग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस पटल को रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। यह बहुत सारे तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को ये क्या करते हैं, दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क पर पहुंचा दिया जाता है, इनको वहां भेज दिया जाता है। अब तंत्रिका कोशिका दो प्रकार की होती है। जो तंत्रिका कोशिका होती है वह कितने प्रकार की होती है, तो वह दो प्रकार की होती है। पहला है यानी कि शंकु, जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। यह क्या होती है, शंकु, जो कि जो तेज प्रकाश आते हैं उनको क्या करता है, ये नियोजित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो शलाकाएं हैं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, ये क्या करती हैं, जो धीमे प्रकाश होते हैं उनको ये क्या करती हैं, समायोजित करती हैं, उनको ये नियंत्रित करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें बनी होती हैं आँख को, वो हमें बनाती हैं किसी भी वस्तु को दृश्य हमारे देखने योग्य। अब इसके अतिरिक्त शंकु रंगों यानी कि वर्णों, ठीक है, की सूचनाएं भी भेजते हैं। अब दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। यहाँ पे क्या होती है, कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। अब इस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। अब इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अस्तित्व को क्या किया जाता है, निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि आपको
क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। अब रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है। इस पर जो प्रतिबिंब का प्रभाव होता है वह तुरंत समाप्त नहीं हो जाता है, यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। ठीक है, माने सेकंड के 16वें भाग तक यह क्या होता है, बना रहता है, यानी कि उसकी छवि हमारे पास बनी रहती है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। क्या होगा, चलता फिरता, यानी कि लगेगा कि वो चल रहा है, चलचित्र जैसा है, सिनेमा जैसा आपको लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। हम जो चलचित्र देखते हैं वह वास्तव में कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण है। क्या है, वह पर्दे पर प्रक्षेपण होता है। उन्हें नेत्र के सामने प्रायः 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड यानी कि 16 प्रतिबिंब की दर से अधिक की दर से परिवर्तित होते दिखाया जाता है। क्या होते हुए दिखाया जाता है, परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है। इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं। जो आप वीडियो देख पाते हैं वह यही नियम को फॉलो करता है। उसमें क्या होता है कि 24 प्रतिबिंब को प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है। ठीक है, तो नेत्र को क्या होता है, नेत्रों को बाहरी वस्तुओं में प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्राकृतिक ने पलकें प्रदान की हैं। प्राकृतिक ने क्या की हैं, पलकें बनाई हैं हमारे। अब इन पलकों के माध्यम से क्या होता है, कोई भी वस्तु हमारे आंख में प्रवेश करने वाली होती है तो सबसे पहले यही पलकें बंद हो जाती हैं। ठीक है, अब पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती हैं। ये भी इनको जो प्रकाश जितना हमें चाहिए उतना ही ये अंदर भेज पाती हैं। अब नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र जो होता है वह दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टतया देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टतया देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक जो दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर ही क्या है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, यानी कि इस दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु को आप स्पष्टता से देख सकते हैं यदि आपके नेत्र स्वस्थ हैं तो। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। जो हमारे नेत्रों की जो दृष्टि होती है वह क्या होती है, धुंधली हो जाती है, यानी कि हमें कोई चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती है। अब हम क्या देखते हैं कि यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। जो नेत्र लेंस हमारा होता है वह धुंधला हो जाता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। ठीक है, क्या कहा जाता है कि एक प्रकार की बीमारी है मोतियाबिंद, वह विकसित हो रहा है। अब हम क्या देखते हैं, नेत्रों की देखभाल, कैसे नेत्र की देखभाल हम कर सकते हैं, यानी कि जो केयर ऑफ आइज है वो कैसे हो पाता है। तो नेत्रों की नियमित जांच करवाइए। नेत्रों को आपको क्या करना चाहिए, नियमित जांच करवाना चाहिए, ट्रीटमेंट कराते रहना चाहिए। यदि परामर्श दिया गया तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है, यानी कि बहुत कम प्रकाश में भी नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रकाश में भी नहीं रहना चाहिए। अब अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सर दर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अधिक तीव्र प्रकाश जो होता है अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। जो बहुत तेज प्रकाश होते हैं वो क्या कर सकते हैं, रेटिना को क्षति पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश के स्रोत को भी सीधा नहीं देखना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो पावरफुल सोर्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, सीधा नहीं देखना चाहिए जिनसे प्रकाश आ रही है। अब क्या है कि अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। आपके जो नेत्र हैं उनको कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है, अब पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रह कर पढ़िए। जो भी यानी कि स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, उसको फॉलो कीजिए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा नेत्रों से बहुत दूर ले जाकर के भी मत पढ़िए। ये सभी क्या थे, केयर है कि कैसे हम उसको केयर कर सकते हैं। भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्र के अनेक रोग के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि विटामिन ए से प्रचुर जो भोज्य पदार्थ हैं उनको खाइए। विटामिन ए जिनमें होता है। अब इनमें सबसे अधिक सामान्य रोग रतौंधी है। विटामिन ए की कमी से जो सामान्यतः रोग होते हैं उसमें सबसे जो सामान्य रोग है वो क्या है, रतौंधी है, यानी कि जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो है। अब हम क्या देखते हैं कि इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन ए युक्त अवयवों को सम्मिलित करना चाहिए, जो कि है आपको कच्चा गाजर है। ठीक है, यानी कि फूल गोभी, हरी सब्जियां जैसे पालक तथा ये आपको कॉड लीवर, ये सभी हैं, पालक हैं, कॉड लीवर आप खा सकते हैं।
तेल जो होता है। अब विटामिन ए की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि चाक्षुष यानी कि जो नेत्र होता है विकृत वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, इनको क्या देखते हैं हम कि ये लोग पढ़ लिख सकते हैं, जिनमें नेत्र विकृति पाई जाती है। विजुअली जो इम्पेयर्ड पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, कैन रीड एंड राइट, वो लिख और पढ़ सकते हैं। उनके लिए क्या कुछ विधियां हैं, क्या कुछ नया तकनीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं, चक्षुषी यानी कि दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं, वो देख नहीं पाते हैं। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए क्या होता है, सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते, कुछ व्यक्ति किसी बीमारी या किसी चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। अब ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं, ये सभी चीज़ों को प्रयत्न करते हैं पहचानने का। अब हम देखते हैं कि वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों का अधिक क्या कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं, उनको अधिक विकसित कर लेते हैं। उसके बाद क्या है कि हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ब्रेल लिपि पद्धति क्या है, इन सभी को देखते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्स में दिए हुए हैं इनको हम पढ़ लेंगे। ब्रेल लिपि पद्धति क्या है, ठीक है, यानी कि जो चक्षुष विकृति यानी कि जो हमारे आंखों में विकृति होती है, व्यक्ति के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन जो है वो ब्रेल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब लुई ब्रेल जो है वो क्या थे, स्वयं एक नेत्र की बीमारी से यानी कि चक्षुष विकृति से युक्त थे, यानी कि उनको दिखाई नहीं देता था। अब चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की तथा इसे 1821 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था, 1821 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अब क्या हम देखते हैं कि वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई थी, जो यानी कि कुछ संशोधन और कुछ बदलाव के साथ, और जो नई विकसित पद्धति है उसको 1932 ईस्वी में अपनाया गया था। अब सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ठीक है, अब ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनको क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। अब ब्रेल पद्धति में क्या क्या होता है, तो ब्रेल पद्धति में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 63 बिंदुक्ति जो होती है, बिंदुकित पैटर्न होते हैं यानी कि डॉट होते हैं अथवा छाप हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं और ये क्या करते हैं, इनको पहचानने में आसान बनाते हैं। अब बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया गया है। अब प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं, हर पंक्ति में क्या होता है, 3 बिंदु होता है। और अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सी को दिखाया गया है, ए को दिखाया गया है, टी को दिखाया गया है। इस प्रकार से CAT कैट लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये आपको हर एक चीज को दिखाया गया है। अब इस पैटर्न को जब आप क्या करेंगे कि ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये चक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति को छूने, शब्दों को पहचानने में, ये छू करके क्या करते हैं, शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। स्पर्श को क्या किया जाता है, आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा उभार दे दिया जाता है ताकि ये क्या कर सकें, इसको पहचान सकें आसानी से। अब हम देखते हैं कि ऊपर जो बॉक्स दिए हुए थे उनको हम छोड़ दिए थे, अब इनको देखते हैं कि क्या आप जानते हैं। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई होती हैं नेत्र के बारे में, यहाँ पे दी हुई हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जंतुओं में नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। जो जंतु हैं उनमें नेत्र जो है वो विभिन्न आकृति के होते हैं। अब केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। ठीक है, केकड़ा क्या कर सकता है, चारों ओर देख सकता है। इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तब उसे पता लग जाता है। अब बात करते हैं तितली के बारे में। तितली के बड़े नेत्र होते हैं, ठीक है, जो सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है, जो तितली के नेत्र होते हैं वो सहस्त्रों छोटे छोटे जो नेत्र हैं उनसे मिल करके बने होते हैं। अब क्या देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि इनमें छोटे छोटे जो नेत्र हैं उनसे यह केवल सामने अथवा पार्श्व ही नहीं बल्कि पीछे भी देख सकती हैं। जो तितलियाँ होती हैं ये केवल सामने और अगल बगल ही नहीं क्या कर सकती हैं, पीछे भी देख पाती हैं, पीछे भी देख सकती हैं। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है। क्या करता है, उल्लू जो है वह रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी जो होते हैं, इसके जो उल्टे हैं, दिन के प्रकाश में जो सक्रिय पक्षी हैं वह चील हैं, गरुड़ हैं, दिन में अच्छी प्रकार से देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते हैं। ये जो पक्षी हैं वो रात में ठीक से नहीं देख पाते। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है। उल्लू के नेत्र में क्या होता है, बड़ी कॉर्निया और बड़ी पुतली होती है।
अब हम देखते हैं कि ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, ये रात में इसीलिए देख पाते हैं ताकि जो भी प्रकाश है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके नेत्र में प्रवेश कर सकता है उस टाइम, ये इसीलिए इनका बड़ा कॉर्निया और बड़ी पुतली होती है। अब इसी के साथ साथ इसके जो रेटिना है वो बड़ी संख्या में जो शलाकाएँ होती हैं, ठीक है, इनकी जो रेटिना होती है इसमें बहुत ज़्यादा शलाकाएँ होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। क्या होती हैं? कुछ शंकु होते हैं और ज़्यादातर जो क्या होती हैं, शलाकाएँ होती हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक तथा शलाकाएँ कम होती है, ठीक है। यानी कि जो प्रकाश को ऊपर हमने पढ़ा था कि समायोजित करने के लिए ये शंकु और जो शलाकाएँ हैं उनको ऊपर आप देख सकते हैं। तो क्या होती है कि जो दिन में पक्षी देखते हैं वो उनमें क्या होता है कि नेत्र में शंकु अधिक होते हैं और शलाकाएँ कम होती है, लेकिन रात में देखने वाले पक्षी जो होते हैं उनमें क्या होता है, शंकु कम होते हैं तथा शलाकाएँ ज़्यादा होती हैं। इस प्रकार से वो किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को रात में भी देख पाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति हैं उनके लिए अप्रकाशिक जो साधन तथा प्रकाशिक साधन क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी सिस्टम डेवलप किया जाता है उसको किस प्रकार से, अब हम देखते हैं कि अप्रकाशिक साधनों में चक्षुष साधन, जो स्पर्श साधन यानी कि स्पर्श की ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करके, श्रवण साधन यानी कि जो ऑडिएबल होता है, ठीक है, ऑडिएबल होता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्पर्श करने यानी कि टच करके जो होता है, फिर जो भी मतलब नेत्र के लिए साधन अपनाए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। बहुत सारे इसके क्या है, साधन है, माध्यम है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। अब चक्षुष साधन शब्दों को क्या करते हैं, आवर्धित कर सकते हैं, उनको आवर्धित कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, छोटा कर सकते हैं। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, इनको आवर्धित कर सकते हैं। उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कर सकता है कि आवर्धित कर सकते हैं। अब स्पर्श साधन जिनमें ब्रेल लिखने, लेखन पाटी तथा क्या होता है, शलाका सम्मिलित है। और चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता करते हैं, ये सभी क्या करते हैं, इनको पढ़ने लिखने में सहायता करते हैं। अब श्रवण साधनों में क्या होता है, कैसेट होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, मतलब जिससे आप सुन सकते हैं, ठीक है, वो सारे साधन होते हैं। अब बोलने वाले कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर, ठीक है, बोलने वाले कैलकुलेटर और ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सभी श्रवण में आते हैं, श्रवण में आते हैं। जैसे उपलब्ध जिनसे अनेक संगणना कार्य किया जा सकता है, इनको जोड़ घटाव आप कर सकते हैं। बंद परिपथ टेलीविजन भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो मुद्रित सामग्री को उचित कंट्रास्ट तथा प्रदीप्त के बाद प्रदीप्ति के साथ क्या करता है, आवर्धित करता है। आजकल श्रवण सीडी यानी कि जो सुनने के लिए जो सीडी हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है तथा कंप्यूटर के साथ जो वाक्य यंत्र भी वांछित विषय को सुनने तथा लिखने में अत्यधिक सहायता करते हैं। ये मतलब क्या है कि ऑडियो विजुअल जो ऐड होते हैं, यानी कि किस माध्यम से आप देख सकते हैं, किस माध्यम से आप सीख सकते हैं, जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए ये बातें कही जा रही हैं। अब क्या होता है, प्रकाशिक साधनों में द्विफोकसी लेंस होता है, ठीक है, यानी कि संपर्श लेंस होता है, रंजित लेंस होता है, आवर्धक तथा दूरबीन साधन सम्मिलित हैं, जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुष सीमा बंधन के संशोधनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूरबीन साधन चौक बोर्ड तथा कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए उपलब्ध होते हैं, ठीक है, मतलब आप दूर की वस्तु को इससे देख पाते हैं दूरबीन से, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी क्या दिए गए हैं। अब कुछ यहाँ पे क्या है, हेलेन ए केलर, इनके बारे में हम देख लेते हैं ये क्या है और इनका योगदान है और किस तरीके से ये। अब हम देखते हैं कि कुछ चाक्षुष विकृति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है दिया जाता है। अब दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया है, ठीक है। अब जन्म से पूर्णतया चक्षुष विकृति युक्त श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद से क्या किया है, अपनी संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की है। यहाँ से इन्होंने एक गीतकार तथा गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया है। अब हम क्या देखते हैं कि श्री लाल अडवाणी जो स्वयं चक्षुष विकृति युक्त हैं ने भारत में विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। अब अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हेलन ए केलर संभवतः सर्वविदित तथा प्रेरक चक्षुष विकृति युक्त महिला हैं। 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी थी, लेकिन उनके संकल्प तथा साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकी, ठीक है। ये जो महिला हैं हेलन ए केलर, वो अमेरिकी मूल की हैं और इन्होंने क्या किया, स्नातक की उपाधि हासिल की है, उपाधि ग्रहण की है। अब स्टोरी ऑफ माई लाइफ यानी कि 1903 सहित उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने क्या किया है, बहुत बड़ा मतलब
कार्य किया है, पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं और एक मिसाल भी कायम किया है कि चक्षुष विकृति लोग भी हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि क्या इस लेसन के सारांश हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिश किए हुए तथा नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो क्या करता है, नियमित परावर्तन होता है। अब विसरित या अनियमित परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है। परावर्तन के दो नियम हैं, कौन कौन है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। अब दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। किसी कोण पर मतलब एक विशेष एंगल पर झुके हो तो वो बहुत सारे प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब बहुलित परावर्तन के कारण कलाइडोस्कोप से सुंदर पैटर्न बनते हैं। क्या बनते हैं, इससे सुंदर पैटर्न बनते हैं। सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को क्या कहते हैं, हम विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। विभक्त रंगों में, विभिन्न रंगों में विक्षेपित होने को, विभक्त होने को क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं, कॉर्निया है, आइरिस है, पुतली है, लेंस है, रेटिना है तथा दृक् तंत्रिकाएं हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ सकता है तथा लिख सकता है। अब चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से क्या कर सकता है, विकसित कर लेता है। उसके बाद उसे बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो अन्य ज्ञानेंद्रियां हैं उसको स्पष्ट करके व्यक्त करती हैं। अब क्या आप जानते हैं, ठीक है, यानी कि जो आप जानते हैं उसको हम, जो नहीं जानते हैं उसको आप देख लें। अब नेत्रदान किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यह चाक्षुष विकृति युक्त कॉर्निया अंधकता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए क्या होता है, एक बहुमूल्य भेंट होता है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति यानी कि किसी भी लिंग का हो सकता है, यानी कि स्त्री अथवा पुरुष कोई भी वो कर सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है, ठीक है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, चश्मा पहनने वाला हो सकता है, यानी कि ऐसा नहीं कि जो चश्मा व्यक्ति जो पहनता है उसको नेत्रदान नहीं करना चाहिए। किसी भी सामान्य बीमारी से पीड़ित हो सकता है, लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, जलभीति यानी कि रैबीज, ल्यूकीमिया, ये सभी बीमारी जो है उनको नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैजा, मस्तिष्क शोध, ये सभी बीमारी उनको नेत्रदान नहीं कर सकते हैं जो इससे पीड़ित हैं। अब क्या है कि नेत्रदान मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर किसी स्थान, घर अथवा अस्पताल में किया जा सकता है। जो व्यक्ति नेत्रदान करता है उसे अपने जीवन काल में ही किसी पंजीकृत नेत्र बैंक के पास प्रतिज्ञा लेकर अपने नेत्र धरोहर रखने होते हैं, ठीक है। अपनी इस प्रतिज्ञा के बारे में उसे अपने निकट संबंधियों को भी सूचित कर देना चाहिए, जिससे उसकी मृत्यु के पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जा सके। आप एक ब्रेल किट भी दान दे सकते हैं, जो ब्रेल किट होता है वो भी दूसरे को दान दे सकते हैं। तो आपने बहुत ही एकाग्रता के साथ इस पूरे क्लास को देखा है, सुना है और समझा है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।